वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज के हमारे जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम और कुछ अदर्स टॉपिक्स हैं जिनको जो कि अपॉइंटमेंट्स और कुछ डेज के रिलेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी सिविल सर्विस के साथ साथ कुछ जो अदर एग्जाम है एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम उनकी भी करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो क्या बोलती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेथ पेनल्टी एंड मर्सी पिटिशंस। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कैपिटल पनिशमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेकंड स्टेटमेंट इज देयर शुड बी मैंडेटरी 15 डे गैप बिटवीन द इशुएंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन वारंट एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम डेथ पेनल्टी और मर्सी पिटिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी एंड मर्सी पिटिशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो भी स्टेट्स और यूटी है उनको डायरेक्ट किया है एक सेल बनाने के लिए। तो जो यूटी और स्टेट का काम रहेगा, एक सेल बनाएंगे वो, जिसके इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी मर्सी पिटिशंस हैं उनको जो है हैंडल किया जाएगा इस सेल के थ्रू। और ये जो सेल है इसको मैनेज किया जाएगा एक ऑफिसर के द्वारा। इस ऑफिसर की जो है इसको अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो मैनेज कर सके इस सेल को। अब क्या क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई पर्सन है, कोई कन्विक्टेड पर्सन है जो कि जेल के अंदर है। अब वो क्या करता है, मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल करता है। अब जब वो मर्सी पिटीशन फाइल करेगा तो इस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो प्रिजन अथॉरिटी होगी उसको जल्द से जल्द जो मर्सी पिटीशन होगी उसको क्या करना होगा, फॉरवर्ड करना होगा किसको, इस डेडिकेटेड सेल को। मर्सी पिटीशन एज वेल एज जो भी रेलिवेंट डिटेल होगी वो सारी की सारी जो है वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी किसको, जो प्रिजन अथॉरिटी होगी उसको फॉरवर्ड करनी होगी किसको, इस सेल को। क्या क्या फॉरवर्ड करना होगा, मर्सी पिटीशन एज वेल एज जो रेलिवेंट डिटेल्स होंगी। अब रेलिवेंट डिटेल में से क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल उस कन्विक्टेड पर्सन की हिस्ट्री, बैकग्राउंड और वो जेल में उसका कैसा बिहेवियर रहा है और उसके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो फॉरवर्ड किए जाएंगे प्रिजन अथॉरिटी के द्वारा किसको, इस सेल को। ये आ गई आपकी पहली गाइडलाइन। तो दूसरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी पुलिस रिपोर्ट होगी, एफआईआर होगी, ट्रायल एविडेंस होगी, कोर्ट की जजमेंट्स होगी, वो भी जो है इस सेल ऑफिसर्स को फॉरवर्ड की जाएंगी। एज वेल एज ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसको फॉरवर्ड किए जाएंगे, जो होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होगा उसको भी ये फॉरवर्ड किए जाएंगे। इसके बाद जो मर्सी पिटीशन होगी वो भेजी जाएगी आपका जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे जल्द से जल्द उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि और डिले ना हो सके। तो इसके बाद जो है एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड की मेंटेन किया जाएगा। अब ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और प्रॉम्प्ट लिस्टिंग की जाएगी और नोटिस इशू किया जाएगा, ये तीन चीज़ें की जाएगी। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं, देखो मेंटेनेंस मतलब रिकॉर्ड की मेंटेनेंस क्या। अब मान लो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसने क्या किया, उसका कोई ट्रायल कोर्ट में केस चला। अब जो ट्रायल कोर्ट थी उसने क्या किया, उसको सज़ा दे दी, उसको पनिशमेंट दे दी कि अब इतने साल की सज़ा है, जहाँ उसको डेथ पनिशमेंट जो है वो दे दी। अब उस पर्सन ने, जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसने क्या किया, एक अपील दायर की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी क्या किया, उसको कंफर्म रखा, उसकी जो सज़ा है उसको कायम रखा। उसके बाद उसने क्या किया, वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कोई सज़ा दी होगी, उसको रिड्यूस किया या सेम रखी सज़ा, मतलब कंफर्म रखी कोई सज़ा। अब उसने क्या किया, अब वो रिव्यू पिटीशन की उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जहाँ फिर उसने क्या किया, एक मर्सी पिटीशन फाइल कर दी। अब मर्सी पिटीशन जो है जैसा कि आप जानते हैं अंडर आर्टिकल 72 एंड अंडर आर्टिकल 161, अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 जो है मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। आर्टिकल 72 के अंदर किसको जाती है, प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 161 के अंदर किसको जाती है, गवर्नर को। तो अब मैंने क्या बोला, उसने अपील की, अपील में उसको हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया होगा, जो रिव्यू पिटीशन की गई है उसमें भी कोई जो है डायरेक्शन दी गई होंगी, और उसके बाद जो मर्सी पिटीशन की उसमें भी मे भी कोई डायरेक्शन आई होगी। तो इन सभी डायरेक्शन का, इन सभी जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स आए उनको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ आई क्या बोला मैंने, मैंने बोला कोई प्रिजनर है, उसने क्या किया, उसने मर्सी पिटीशन फाइल की, उसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया, वो उसकी अपील जो हाई कोर्ट में जो गया वो उसकी अपील या कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन होगी उसको क्या किया जाएगा, उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा किसके द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद जो प्रॉम्प्ट लिस्टिंग, अब प्रॉम्प्ट लिस्टिंग समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है आपकी कॉज लिस्ट। अब ये कॉज लिस्ट क्या है, कॉज लिस्ट होती है, मान लो कि जो भी हेयरिंग का शेड्यूल होगा वो सारा का सारा मेंशन किया जाता है इस काज लिस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल जो केस है वो किस स्टेज में है, जो हेयरिंग होगी वो किस तारीख को होगी, वो जो केस है वो कौन सा क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, ये क्या है वो, और ये सारा का सारा का मेंशन किस में होता है, काज लिस्ट में। तो वही बोल रहा है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जब उसने डायरेक्शन इशू की किसको,
सेशन कोर्ट को। तो सेशन कोर्ट का क्या काम है, वो सारा का सारा उसने क्या करना है, उस केस के रिलेटेड जितनी भी डायरेक्शन है उसको लिस्ट करना है किसमें, काज लिस्ट में, और बिना डिले के। ये सारी की सारी कहाँ पे आपको मेंशन की है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है एक नोटिस इशू किया जाएगा। ये नोटिस इशू किसको किया जाएगा, ये इशू किया जाएगा आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी जो होता है उसको, और इसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होंगी उनको ये नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा। ये क्यों इशू किया जाएगा, जो लीगल रेमेडीज़, जो प्रिजनर जो है, कन्विक्टेड जो पर्सन है, जो भी लीगल रेमेडीज़ लेने की कोशिश कर रहा है उसका स्टेटस जानने के लिए इनको जो है कोर्ट जो है वो नोटिस इशू करेगी। समझ आई। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो रिव्यू पटिशन्स होती हैं वो किस आर्टिकल के अंदर होती है, वो होती है आपके 137, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 137 है उसके अंदर क्या की जाती है, रिव्यू पटिशन की जाती है। अब रिव्यू पटिशन क्या है, मान लो कोई ऑर्डर पास किया, उसमें जो लॉ की इंटरप्रिटेशन में कोई एरर हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस एरर को जो है ठीक करने के लिए रिव्यू पटिशन की जाती है। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंदर जो पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तो उसमें क्या किया जाता है, एक तो आपको आ जाती है पार्डनिंग पावर जिसमें कम्प्लीटली जो है उसको जो कन्विक्टेड पर्सन होता है उसको उसकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाती है, उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है कन्विक्शन से। तो एब्जॉर्ब्स द कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। तो कम्यूटेशन, अब कम्यूटेशन को मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे ट्रिक के थ्रू समझा देता हूँ आपको। कम्यूटेशन मतलब म्यूट वर्ड आ रहा है, तो मान लो उसको सज़ा मिली थी चुप रहने की, लेकिन अब उसको क्या बोला, दूसरी सेल में भेजा गया जहाँ पे वो बोल सकता था, म्यूट से बोल सकता था। तो ये जो लेसर फॉर्म सेंटेंस हुई, तो इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। जैसे कि डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिगरस इंप्रिजनमेंट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। तो ये आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हो, म्यूट सेल से उसको किस सेल में भेज दिया गया, बोलने वाली सेल में भेज दिया गया। तो रिमीशन, नेक्स्ट हमारा आता है रिमीशन। रिमीशन को आप इस तरीके से साथ पढ़ सकते हो कि जो मिशन था पहले बहुत लंबा मिशन था, अब उस मिशन को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। जो मिशन था पहले क्या था, लॉन्गर मिशन था, अब क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो इससे आप याद रख सकते हो, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग करेक्टर। तो ये आपकी आती है रिमीशन। तो जो सज़ा है उसका पीरियड जो है वो आपने रिड्यूस कर दिया। जैसे उसको सोच लो, मान लो पहले उसको 2 साल की सज़ा थी, अब कितने साल की सज़ा होगी, 1 साल की सज़ा होगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है रीस्पाइट। तो यहाँ पे आप एसपी वर्ड दे सकते हो, रीस्पाइट में एसपी। तो ये स्पेशल फैक्ट, इसका क्या बन गया, स्पेशल फैक्ट। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है हार्श फॉर्म से जो है लेस कम फॉर्म की जो है कंडीशन दे देगी फॉर स्पेशल फैक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रीप्राइव। तो रीप्राइव को आप पढ़ सकते हो रीफ्राई, ठीक। तो रीफ्राई मतलब उसको पहले जो स्टे लगा था उसकी सेंटेंस पे, अब वो स्टे जो है वो हटा दिया गया, वो उसको फिर से क्या किया जाएगा, पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो ये है आपका रीप्राइव। तो आज ये जो करंट अफेयर है इसमें बस इतना ही है। तो इसमें जो मैंने रह गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आपको पहली स्टेटमेंट दी गई थी इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कैपिटल पनिशमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया जो कैपिटल पनिशमेंट है वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर, डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कैपिटल पनिशमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पहली ये गलत है। तो अब ये 15 डे गैप रखा जाता है, मैंडेटरी 15 डे गैप है इशुएंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन वारंट एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब ये क्या बोल रहा है इस स्टेटमेंट में, मान लो कोई पर्सन है उसको 1 जनवरी 2025 को जो है जो वारंट है वो इशू किया गया है उसके अगेंस्ट, तो अब जो है 15 दिन का गैप रखा जाएगा, 16 जनवरी को उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये बोला जा रहा है दूसरी स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, B2 ओनली। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या है, अगर आपने इसको की भी करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से जल्दी इसमें पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक सेल बनाई जाएगी, उसके सेल को मैनेज करने के लिए एक ऑफिसर रखा जाएगा, और इसके साथ साथ जो प्रिजनर अथॉरिटी होगी वो जल्दी से जल्दी जो है मर्सी पटिशन एज वेल जो रेलिवेंट डिटेल है उसको फॉरवर्ड करेगी। तो किसको फॉरवर्ड करेगी, सेल को, और उसके बाद जो मर्सी पटिशन है उसको भी फॉरवर्ड किया जाएगा टू द सेक्रेटरीट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। और उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाएगा, जो भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर डायरेक्शन आएंगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद मैंने बोला प्रॉम्प्ट लिस्टिंग, काज लिस्ट बताया आपको, जो उसकी जितनी भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी वो सेशन कोर्ट के द्वारा क्या की जाएगी, एंश्योर की जाएगी, जो केस है वो लिस्टेड किया गया है फिर से काज लिस्ट में। तो उसके बाद जो नोटिस है वो इशू किया जाएगा, किसको इशू किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो ये आपने सारा कुछ पढ़ा, आर्टिकल 72 पढ़ा, आर्टिकल 161 पढ़ा और आर्टिकल 137 पढ़ा। और उसके बाद आपको मैंने बताया एग्जीक्यूशन वारंट में कितने डेज का इशू और इंप्लीमेंटेशन में कितने दिन का जो गैप रहेगा, 15 डे गैप रहेगा। तो ये थी आपकी पहली करंट अफेयर। आज की जो करंट अफेयर थोड़ी टाइम लगेगा। तो अब नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट डे। तो ह्यूमन राइट डे के रिलेटेड जो है अब ये स्टेटमेंट दी गई है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ह्यूमन राइट डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 टू कमेमोरेट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 10 दिसंबर 1948। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 2024 की थीम दी गई है, आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ।
तो ये आपको बतानी है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट जो है, ह्यूमन राइट डे जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था 1950 में। अब ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ये एस्टैब्लिश किया गया था टू कमेमोरेट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि अडॉप्ट किए गए थे कब? यूनाइट ऑन 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो था इन जो डिक्लेरेशन की गई थी ह्यूमन राइट की उसको अडॉप्ट किया गया था। तो जो ह्यूमन राइट डे कब बनाया गया था? 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसकी जो थीम है इस बार की वो क्या है? अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। तो अभी 2006 में जो है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई थी यही ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए। तो इंडिया ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया था 1993 में। ये आपको याद रखना है, एक स्टैटिक पोर्शन है ये पॉलिटी का। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसकी इस बार की थीम क्या है? अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। तो ये ह्यूमन राइट डे जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। तो ये 1949 जो है वो गलत है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है? टू ओनली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू। ये ह्यूमन राइट डे की जगह ये क्या है? ह्यूमन राइट डे की जगह यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? आर्टिकल 67 क्लास बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस हाउ द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके रिमूवल को किस में बताया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 क्लास बी में। तो ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बिगन्स इन द लोकसभा। तो आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो आर्टिकल 67 क्लास बी जो है वो क्या बोलता है? वो बोलता है वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अब जो उसके बाद जो है कार्रवाई की जा सकती है उसको रिमूव करने के लिए। इम्पीचमेंट उसके बाद किया जा सकता है उसको, वाइस प्रेसिडेंट को। अब ये जो उसको रिमूव किया जाता है, ये जो है ये जो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है आपका राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में पास किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड एग्री टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। और लोकसभा के द्वारा ये एग्री किया होना चाहिए और पास किया जाता है किसमें? राज्यसभा में पास इसको किया जाता है। और उससे पहले क्या दिया जाता है? 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो ये है। और 67 क्लास बी जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि उसको कैसे रिमूव करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है आर्टिकल 66 में बताया गया है कि इसको इसकी इलेक्शन कैसे होगी? बस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। 66 क्लास 1 जो है ये आर्टिकल डील करता है इसके साथ। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बीमा सखी योजना। तो बीमा सखी योजना अभी लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आपकी एलआईसी के थ्रू लॉन्च की गई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? जो वुमन है उनको एम्पावर किया जाएगा। अब वो जो वुमन की एज रहेगी वो कितनी? 18 से लेकर 70 साल तक। और जो क्लास उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्लास 10th जो है उन्होंने पास की होनी चाहिए। और उनको मॉनिटरी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। उनको स्टीफन प्रोवाइड किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंदर। और 3 साल के लिए जो है ये सारा कुछ जो है जो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर जो पैसे मिलेंगे वो 7,000 पर मंथ मिलेंगे, सेकंड ईयर में 6,000 पर मंथ और थर्ड ईयर में 5,000 पर मंथ। धीरे धीरे ये जो स्टीफन है ये कम होता जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 48,000 रुपीज़ जो है एज ए कमीशन मिलेंगी पूरे साल की। और इसमें इसका प्लान है कि 2 लाख जो बीमा सखी हैं उनको 3 साल के अंदर जो था अपॉइंट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें बीमा सखी योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने हरियाणा पानीपत से जो इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट रही हुई है? इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो फॉल्स है। वो क्यों फॉल्स है? क्योंकि जहाँ पे 18 टू 60 ईयर्स बोला गया, जबकि 18 टू 70 ईयर की जो एज की जो वुमेन है उनको एम्पावर किया जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा था विच कंट्री एक्सपीरियंस द फॉल ऑफ द असाद डायनेस्टी एज रिवर सीज कैपिटल डेमस्कस। तो ये डेमस्कस कैपिटल किसकी है? ये आप इसी से आप जान सकते हो। ये डेमस्कस कैपिटल है सीरिया की। तो सीरिया में अभी अभी जो डायनेस्टी है उसका फॉल हुआ है। तो जो रेबल्स हैं उन्होंने सीज कर लिया उनकी कैपिटल को। तो जो सीरियन रेबल्स हैं ये लीड किए गए हैं हमारे किसके द्वारा? हायत ताहिर अल शाम के द्वारा। तो इसमें इसके नेमी में आप चेक करना है एक बार। तो फॉल हुआ है जो बशर अल असद जो गवर्नमेंट है उसका फॉल हुआ है। और इसने इसका जो रिजाइम था वो कितने साल तक रहा है? 54 ईयर तक। तो जो है इसने रूल किया है। तो जो डायनेस्टी थी वो उसने रूल स्टार्ट किया था 1971 में। तो ये रूल अब खत्म हो चुका है और रेबल्स ने इसको क्या किया? इनको जो है भगा दिया है, वहाँ से लिबरेट कर दिया डेमस्कस को। तो किसके द्वारा? ये कहाँ पे हुआ? ये सीरिया में। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई के अभी 26th गवर्नर कौन बने हैं? हमारे संजय मल्होत्रा जी। तो थर्ड जो आंसर है इसका थर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर अनअपोज्ड। तो महाराष्ट्र के अभी रिसेंटली स्पीकर बने हैं, असेंबली स्पीकर बने हैं। तो इसको हम कोशिश करेंगे जो स्पीकर के रिलेटेड जो है अगले लेक्चर में, जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें स्पीकर के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज हम सिर्फ यही पढ़ते हैं महाराष्ट्र के नए स्पीकर कौन बने हैं। ये हमारे बने हैं राहुल नार्वेकर। जो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो राहुल नार्वेकर जी जो है वो महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर बने हैं अनअपोज्ड। तो ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारी आती है ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को ये डे जो है वो मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। तो ये इस बार की थीम रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा टाइम ना लिया जाए आपका, तो जल्दी से जल्दी मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो आपका जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें इसको मैं कोशिश करूँगा, इसको जो आज की जो चीज़ें रहेगी उसको अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।